नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है झूठ। मम्मी जी, ये देखिए, मैं आपके और अपने लिए ये वाली साड़ियाँ लाई हूँ। बोलते हुए रागिनी अपने हाथों में पकड़ी हुई थैलियों में से साड़ियाँ निकालने लगी। शांति जी ने जैसे ही साड़ियाँ देखी, उनका मुंह फूल गया और वे बोली, बहू, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तुम्हारी लाई हुई साड़ियाँ। तुम जानती तो हो, मेरे लिए साड़ी हमेशा तुम्हारी नंद कामनी ही लाती है। और मैं तो कहती हूँ, तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाया करो। अपनी साड़ी भी कामनी से ही मंगवा लिया करो, वह खुशी खुशी ला देगी। बेचारी, तुम देखती तो हो वह इस घर के लिए कितना करती है, और उसकी पसंद भी हमेशा से अच्छी रही है। रागिनी बहुत प्यार से अपनी सास और अपने लिए साड़ी लाई थी, मगर शांति जी के मुंह से यह बात सुनकर रागिनी का दिल फिर एक बार खट्टा हो गया। रागिनी अपनी शादी के बाद पहली बार अपने हाथ से कुछ खरीद कर लाई थी, मगर वह भी मम्मी जी को पसंद नहीं आया। जबकि रागिनी के मायके में तो सब रागिनी की पसंद पर नाच करते हैं, पर यहाँ जाने मम्मी जी को मेरी पसंद क्यों पसंद नहीं आती। यही सोचते सोचते रागिनी को उस दिन की बात याद आ गई, जब रागिनी अपनी सास और नंद के साथ बैठी हुई थी और बाहर चूड़ियां बेचने वाला आया। शांति जी बोली, कामनी, मुझे चूड़ियां खरीदनी है, चल बाहर से चूड़ियां ले लेते हैं। रागिनी भी दोनों के साथ बाहर आ गई। रागिनी को लाल रंग की चूड़ियां बहुत पसंद आई और कामनी को गुलाबी। शांति जी तब भी यही बोली, कामनी, गुलाबी कह रही है तो गुलाबी खरीद लेती हूँ। आखिरकार अब तक कामनी की पसंद का ही तो पहनते आई हूँ। फिर शांति जी बोली, कामनी, तू भी अपने लिए चूड़ियां खरीद ले बेटा, तूने भी तो पुरानी चूड़ियां पहन रखी हैं। कामनी बोली, हाँ मम्मी, बहुत समय से नई चूड़ियां नहीं खरीदी हैं। शांति जी ने जबरन बेटी के लिए भी नई चूड़ियां खरीद ली, मगर रागिनी को किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या उसे भी चूड़ियां चाहिए। रागिनी माँ बेटी का यह ड्रामा अपने घर में कई बार देख चुकी थी। उतने में शांति जी के मोबाइल की घंटी बजी और रागिनी की तंद्रा टूटी। उनकी बेटी कामनी का ही फोन था। कामनी का फोन आया नहीं कि शांति जी बोल पड़ी, हो सके तो शाम को आ जाना बेटा, तेरी भाभी जाने कहाँ से साड़ियाँ उठा लाई है, उन्हें बदलवाना पड़ेगा। शाम को तू आ जाती तो भाभी के साथ बदलवा देती। यह सब सुनकर रागिनी उदास हो गई। रागिनी की शादी को 1 साल से ऊपर हो चुका था, मगर अभी भी घर में सासू माँ के मुंह पर हमेशा उनकी बेटी कामनी का ही नाम रहता। रागिनी अपने घर के प्रति समर्पित एक समझदार बहू थी, मगर शांति जी कभी रागिनी को एक बहू वाला दर्जा दे ही नहीं पाई, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा उनकी बेटी कामनी ही रहती। कामनी जब भी आती अपने साथ परेशानियों का खजाना लाती। उनके मुंह से हर बार हमेशा एक नई परेशानी सुनने को मिलती, जिस वजह से रागिनी को भी उन पर दया आती। कामनी का मायका और ससुराल दोनों ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए शाम को कामनी अपने मायके आ गई। कामनी के आते ही सासू माँ तुरंत उसके पास बैठ गई और बोली, बेटा कैसी है तू, और जमाई बाबू के व्यवहार में कुछ बदलाव है या नहीं। नहीं माँ, उनके व्यवहार में बदलाव आना होता तो अब तक आ गया होता। मुझे नहीं लगता अब वे कभी बदलेंगे, कामनी बोली। शांति जी बोली, तू चिंता मत करना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। मम्मी, मुझे जरा 10,000 रुपये दे देना, दोनों बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, कामनी ने कहा। हाँ हाँ बेटा, रुक अभी लाई, कहते हुए शांति जी अपने कमरे में गई और पैसे लाकर कामनी के हाथ में रख दिए। रागिनी जब से इस घर में आई थी तब से यही देख रही थी कि उसके सास ससुर बार बार बेटी को पैसे देते हैं। थोड़ी देर बाद कामनी और रागिनी साड़ियां बदलने गईं। वहां कामनी ने अपने लिए भी एक साड़ी खरीद ली और सासू माँ से दिए पैसों में से ही उसने साड़ी के पैसे दिए। रागिनी को पहले तो कामनी दीदी पर बहुत दया आती थी, क्योंकि वे हमेशा बताती थी कि उनके पति और ससुराल वाले मिलकर उन पर बहुत अत्याचार करते हैं। मगर बार बार दीदी का अपने मायके से यूं पैसे लेना अब रागिनी को भी अखरने लगा था, और आज तो दीदी ने हद ही कर दी थी। जो पैसे उन्होंने मम्मी जी से बच्चों की स्कूल फीस के नाम पर लिए थे, उसी में से उन्होंने अपने लिए इतनी महंगी साड़ी खरीद ली थी। आज रागिनी को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। वह रात को अपने पति राजेश से बोली, राजेश, कामनी दीदी को हमारे घर से बार बार पैसे क्यों दिए जाते हैं। राजेश बोला,
रागिनी कामनी दीदी का पति हिमेश कामनी दीदी और उसके बच्चों का खर्चा उठाता कहाँ है। दोनों पति पत्नी के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं है, इसलिए मम्मी पापा कामनी दीदी और उनके बच्चों के सारे खर्च उठाते हैं। और वैसे भी वह सारा पैसा मम्मी पापा का है, वे चाहे जिस पर खर्च करें। रागिनी को सुनकर थोड़ा अचंभा लगा, क्योंकि माँ बाप के पैसों पर बेटे और बेटी दोनों का हक बराबर का होता है। अगर बेटी दुखी है तो उसके प्रति फर्ज निभाना माँ बाप का कर्तव्य है, किंतु अपने बेटे के लिए पैसे बचाना भी तो उनका फर्ज है। नवरात्रि चल रहे थे और 3 दिन बाद घर में माताजी का कीर्तन था, जिसकी तैयारी में रागिनी सुबह से लगी हुई थी। सभी आस पड़ोस वाले रिश्तेदारों को आने का न्योता दे दिया गया था। माताजी के कीर्तन में रागिनी ने सभी का खूब अच्छे से स्वागत किया। भजन कीर्तन से लेकर खाना पीना हर एक चीज का रागिनी ने बहुत ध्यान रखा। अंत में सारे रिश्तेदारों ने रागिनी की बहुत तारीफ की। उस दिन शांति जी को भी रागिनी पर गर्व महसूस हुआ। कीर्तन में कामनी और उसके पति हिमेश भी आए हुए थे। दोनों दूर बैठकर कुछ अपनी ही बातों में मग्न थे और दोनों बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उन दोनों को देखकर रागिनी सोचने लगी, दोनों को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि दोनों के बीच ऐसा मनमुटाव होगा। और आखिर दुनिया में ऐसा कौन सा पति होगा जो अच्छा खासा कमाते हुए भी अपनी पत्नी और बच्चों का खर्च ना उठाए। दीदी जीजाजी तो इतने सालों बाद भी दूर बैठकर इस तरह बातें कर रहे हैं जैसे कोई नवविवाहित जोड़ा हो। जब रागिनी ने कामनी दीदी और हिमेश जीजाजी को नाश्ता दिया तो दोनों एक ही प्लेट में नाश्ता करने लगे। रागिनी को जैसे आज तक नहीं बल्कि यकीन हो चला था कि दीदी जीजाजी में बहुत प्यार है। तो क्या दीदी यहाँ मायके में जीजाजी के खिलाफ सब कुछ झूठ बताती हैं? दीदी की वह एक के ऊपर एक परेशानियां क्या सिर्फ एक दिखावा है? लेकिन दीदी अपने ही मायके वालों को इतना झूठ क्यों बोलेंगी? मायके वालों से तो एक बेटी का अटूट रिश्ता होता है। इतना झूठ क्या सिर्फ पैसों के लिए? क्या एक बेटी अपने मायके वालों से इतना झूठ बोल सकती है? रागिनी के मन में बहुत सारे सवाल आ चुके थे। उतने में रागिनी को पीछे से किसी ने आवाज दी। रागिनी ने सारे विचार एक तरफ रखे और फिर से मेहमानों की आवभगत में लग गई। मगर उस रात रागिनी के मन में सवाल आने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कामनी दीदी अपने पति की सारी कमाई बचाकर इस घर से अपने खर्चे पूरे कर रही हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि उनके मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है। हिमेश जीजू और कामनी दीदी दोनों को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जीजू और उनके बीच का रिश्ता सामान्य नहीं है। रागिनी जानती थी कि अपने पति या सास ससुर से इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वे लोग सोचेंगे कि मुझे कामनी से जलन है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। वैसे भी एक बेटी के बारे में माँ पापा कभी गलत क्यों सोचेंगे? वह अगली बार का इंतजार करने लगी कि देखते हैं दीदी अब कब पैसे मांगती हैं। दूसरी ओर सास शांति जी के व्यवहार में काफी बदलाव आ चुका था। नवरात्रि में जब से सारे रिश्तेदारों ने उनकी बहू की तारीफ की थी, शांति जी को भी अपनी बहू थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी थी। अब वे ज्यादा टोका टाकी नहीं करती थी और हर मसले में रागिनी की राय भी पूछने लगी थी। रागिनी भी सासू माँ में आए बदलाव से खुश थी। थोड़े ही दिन बाद कामनी ने अपनी माँ शांति जी को फोन किया और बोली, मम्मी राजेश से कहो जल्दी से मेरे नंबर पर 10,000 गूगल पे कर दे। बिजली का बिल ना भरने की वजह से बिजली वालों ने हमारे घर की लाइट काट दी है। शांति जी ने फोन रखकर राजेश से तुरंत 10,000 कामनी को गूगल पे करने को कहा। रागिनी बोली, रुको राजेश, पहले मेरी यह बात सुन लो। फिर रागिनी शांति जी से बोली, मम्मी जी ये तो बहुत गलत हो रहा है कामनी दीदी के साथ। उनकी शादी को 10 वर्ष हो गए हैं और अगर उनके पति और कामनी दीदी का रिश्ता इतना ही खराब चल रहा है तो दीदी को ऐसे पति के साथ रहने की क्या जरूरत है? दीदी को और उनके बच्चों का हमेशा के लिए यहाँ मायके आ जाना चाहिए। वैसे भी उनका सारा खर्च हम ही तो उठाते हैं और हमें उनके पति के खिलाफ कंप्लेंट भी करनी चाहिए। ऐसे आदमी के साथ रहकर दीदी का क्या फायदा जो ना दीदी को प्यार देता है और ना पैसे। मैं तो कहती हूँ मम्मी जी हमें इन दोनों का तलाक करवा देना चाहिए। कम से कम कामनी दीदी का ऐसे आदमी से पीछा तो छूटेगा और दीदी हमेशा यहाँ मायके में रहेंगी तो उन्हें हमारा सपोर्ट भी मिलता रहेगा।
वहां दूर बैठे बैठे ना जाने बेचारी कितनी परेशान होती होंगी और कितनी ही बातें हमसे कह भी नहीं पाती होंगी। शांति जी को भी रागिनी की बात बिल्कुल सही लगी और वे बोली, हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी कामनी पहले से इतनी दुखी है, जब भी फोन करती है रोती रहती है। बेचारी को एक पल सुख ना मिला उस आदमी से। ऐसे निर्लज आदमी के साथ रहने से क्या फायदा, जो मेरी बेटी को हर पल नीचा दिखाता है। रुको, मैं अभी फोन लगाती हूँ और कह देती हूँ ऐसे पति को हमेशा के लिए छोड़ दे। काश यह बात पहले ही मेरे दिमाग में आ गई होती तो मेरी बेटी को इतने दुख नहीं देखने पड़ते। हमें पहले ही अपनी बेटी और नाते नातिन को यहाँ ले आना चाहिए था। शांति जी ने कामनी को फोन किया तो वहां से कामनी और हिमेश एक दूसरे के सामने मुस्कुराने लगे और हिमेश बोला, लगता है पैसे भेज दिए होंगे, तभी फोन आया है तुम्हारी मम्मी का। कामनी ने खुशी से फोन उठाया और बोली, हाँ मम्मी, पैसे भेज दिए क्या? शांति जी बोली, बेटा तू और बच्चे हमेशा के लिए यहाँ आ जाओ। ऐसे निर्लज आदमी के साथ क्या रहना जो तुम्हें इतना दुख देता है। कामनी यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई और बोली, मम्मी यह क्या कह रही हो आप? समाज क्या कहेगा, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं जमाने का सामना करूं और सबको दलीलें दूं, इसलिए मुझे नहीं आना मम्मी मायके। शांति जी बोली, बेटा जमाने भर को दलीलें देने हम जो बैठे हैं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी के आगे अपनी सफाई देने की। बस अब बहुत हुआ, तू एक पल भी नहीं रहेगी ऐसे आदमी के साथ जिसने तेरे साथ इतनी बदसलूकियां की। दरअसल गलती हमारी ही थी जो सब कुछ जानते हुए भी तुझे ऐसे आदमी के साथ रहने दिया। वैसे भी जब से तेरी शादी हुई है तब से तेरा और बच्चों का सारा खर्च हमने ही उठाया है। यही खर्च हम तुझे हमेशा अपने पास रखकर भी तो उठा सकते थे। वो तो आज बहू ने यह बात सुझाई तब मुझे ख्याल आया कि तू इतने सालों से ऐसे आदमी के साथ क्यों रह रही है। बस अब तू आ जा। कामनी यह सब सुनकर घबरा गई और समझ गई कि इससे पहले माँ को सब पता चल जाए मुझे फोन रख देना चाहिए। कामनी बोली, मम्मी मैं मायके नहीं आ सकती, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, चलिए फोन रखती हूँ। फोन रखने के बाद हिमेश बोला, क्या हुआ, पैसे आ गए क्या? कामनी बोली, पहले की बात और थी हिमेश, अब वहां मेरी भाभी आ चुकी है जिसने शायद हमारी यह चालाकी पकड़ ली है। अब हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं आने वाले। हमारी भलाई इसी में है कि अब हम वहां से पैसे ना लें। थोड़े दिनों तक तो कामनी मायके भी नहीं आई। अब तो रागिनी को पूरा यकीन हो चुका था कि कामनी झूठी बोलती थी और चोरी पकड़े जाने पर अब उन्होंने यहाँ आना भी छोड़ दिया है। शांति जी ने आज कामनी को अपनी कसम देकर घर बुलाया तो कामनी अपने मायके आई। शांति जी बोली, कामनी मेरे फैसले पर तूने विचार किया या नहीं? कामनी बोली, मम्मी अब हिमेश में धीरे धीरे बदलाव आ गया है। मेरे हमेशा मायके चले जाने की धमकी सुनकर वह घबरा गया है और अब वह मुझे पैसे भी दे रहा है। कहते हुए उसने चोर निगाहों से रागिनी की तरफ देखा। रागिनी वहीं खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। शांति जी जब कुछ काम से बाहर निकली तो रागिनी बोली, कामनी दीदी, एक बेटी का अपने मायके से अटूट रिश्ता होता है क्योंकि उसने वहां अपनी जिंदगी के 20-22 वर्ष बिताए होते हैं। अपने मायके वालों से झूठ बोलने के बारे में एक बेटी सोच भी नहीं सकती, मगर कुछ लोग लालच में कुछ भी कर सकते हैं। यह बात अब समझ में आई है मुझे। कामनी बोली, रागिनी प्लीज यह बात मेरे माता पिता या भाई किसी को मत बताना, उन सबका मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। रागिनी बोली, दीदी मैं जानती हूँ, इसलिए तो अब तक मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। मैं भी नहीं चाहती कि एक माता पिता जो अपनी बेटी पर इतना भरोसा करते हैं उनका उस भरोसे पर से विश्वास उठ जाए। कभी कभी कुछ लोग लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने लोगों से ही फायदा उठाने लगते हैं, अपनों के भरोसे का गलत फायदा उठाने लगते हैं, मगर वे यह भूल जाते हैं कि 100 दिन लोहार के तो एक दिन सुनार का। झूठ को कितना भी लाग लपेट के बोल लिया जाए, झूठ एक दिन पकड़ा ही जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।